नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube क्लास में। और आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें हम लोग आज स्टैटिक जीके, जिसमें हम लोग अक्सर ये कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रश्न बेटा आ कहाँ से है, हमने तो ये कभी सर पढ़ा ही नहीं। तो उन्हीं सेगमेंट को कवर करते हुए हम स्टैटिक जीके को भी पूरा ले रहे हैं और स्टैटिक जीके की 2 क्लास आपको वीकली मिल रही है। तो दोस्तों, इसमें भी आपका क्या स्कोर रहा लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो प्रश्न हमने पूछा उसका भी कमेंट करिएगा। तो आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस तिथि से प्रारंभ होता है? 1 जनवरी से, 21 मार्च से, 22 मार्च से, या फिर 15 अगस्त से? तो बेटा यहाँ पे आपको ये बताना है कि कब से आखिर हमारा जो है ये प्रारंभ हो जाता है। इसमें संदर्भ में अगर देखें तो सामान्यतः जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके आधार पर पूछा गया है कि उसके आधार पर, जैसे आपने देखा 1 जनवरी जो है, तो हम 1 जनवरी को तो नहीं पूछ रहे हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, हम राष्ट्रीय पंचांग की बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय पंचांग को आपको इस तिथि में बताना है कि आखिर किस तिथि से प्रारंभ माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको शक संवत पे आधारित बोलते हैं। पहला तो ये आप चीज याद रखिएगा, क्या चीज? शक संवत पे, शक संवत पे इस पे आधारित है। और दूसरी चीज, अगर हमेशा आप सामान्य तौर पे जब भी होली होगी, होली के जस्ट दूसरे दिन जो होता है उसी दिन से आपका शक संवत को प्रारंभ माना जाता है। लीप वर्ष में सामान्यतः क्या होता है? ये 21 मार्च से होता है, ये भी याद रखिएगा। लीप वर्ष के संदर्भ में ये होता है जिसमें आपका फरवरी आपका 29 दिन का हो जाता है। इसमें क्या होगा? ये 21 मार्च से हो जाएगा। और वहीं पे सामान्यतः अगर देखें तो सामान्यतः ये 22 मार्च के आसपास से आपका नववर्ष को शुभारंभ माना जाता है। अच्छा, इसका प्रयोग राष्ट्रीय शक संवत जो राष्ट्रीय पंचांग है इसका प्रयोग, और इसी के साथ में जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इन दोनों का प्रयोग आपका जो है सरकारी कार्यों में किया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ एक का किया जाता है, दोनों को किया जाता है। तो क्लियर है? चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो बताइए, सबसे पुराना समाचार पत्र द हिंदू है, अमृत बाजार पत्रिका है, बंगाल गजट है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया है? अधिकतर लोगों को इस प्रश्न की जानकारी होगी, इसका उत्तर भी आपको पता होगा। बंगाल गजट की अगर शुरुआत करते हैं तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बंगाल गजट। और इसकी शुरुआत जो आपकी मानी जाती है ये 1780 में मानी जाती है, 1780 में। और एक चीज और खास है, अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत आपके जेम्स अगस्टस अगस्टस, ठीक, इनके द्वारा की जाती है। और इसे भारत का पहला और सबसे पुराना समाचार पत्र माना जाता है। अच्छा, इसे एक नाम से वो जानते हैं, अगर बंगाल गजट को ही कहें कि सर दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे एक आपका और हो जाता है जिसे हिक्की गजट भी कहा जाता है, हिक्की गजट। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। किसने शुरुआत किया? जेम्स अगस्टस ने शुरुआत किया। कब किया? 1780 में किया था। और इसे दूसरे किस नाम से जानते थे? हिक्की गजट के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को? देखिए यहाँ पे बेटा 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई? जो भारत रत्न है ये भारत का सबसे बड़ी पुरस्कार के तौर पे देखा जाता है, सबसे बड़ा सम्मान, जिसकी शुरुआत जो है आपका 1954 में मानी जाती। तो 1954 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो उस समय सबसे पहले किसे दिया गया था? तो उसमें आपको यहाँ पे सी राजगोपालाचारी जी को याद रखना है। ये क्या है? ये आपका इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ जो 1954 है उसमें इन्हीं राजगोपालाचारी जी को दिया गया था, इसके साथ में राधा कृष्णन जी को दिया गया था, राधा कृष्णन जी को दिया गया था, और किसको दिया गया था? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को।
ठीक, तो 3 व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया था, लेकिन जब आयोग ने इस प्रश्न को पूछा तो उसमें आपका सी राजगोपालाचारी को सही माना गया। लेकिन आप तीनों लोगों को याद रखिएगा, 1954 में शुरुआत के दौरान पे सी राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीनों लोगों को दिया गया। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछा जाना चाहिए किसे नहीं दिया गया, इसमें ये है। क्लियर? तो इसमें आपको क्या याद रखिएगा, इसमें आप जवाहरलाल नेहरू बाहर हो जाएंगे, तो लेकिन यहीं पे आप इस चीज को याद रखिएगा, 1954 में ही इन दोनों लोगों को भी दिया गया, लेकिन सबसे पहले आपका सी राजगोपालाचारी को प्रदान किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, या फिर आपका चेन्नई में स्थित है? इसमें कमेंट करके बताइए आप। जैसे नीति आयोग की बात करते हैं तो इसे आप सभी जानते हैं कि इसे 2015 में, जब 2014 में मोदी सरकार बनती है तो 2014 में 1 जनवरी से इसकी स्थापना कर दी जाती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है विजन को आगे बताना कि आगे भारत कैसा होना चाहिए। जो कार्य पहले कौन करता था? पहले योजना आयोग करता था, ये भी आपको याद रखना है। पहले कौन कर रहा था? योजना आयोग कर रहा था। इसी योजना आयोग को तब्दील किया गया था किसमें? नीति आयोग में, एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे किया गया। ठीक, किस आधार पे किया गया था? एक जो है सिर्फ आदेश के आधार पे किया गया था, एक ये। तो आपको इसमें मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। और ये किसका आपका उदाहरण मिल जाता है? तो ये जो आपका सहकारी संघवाद है उसको बढ़ावा देने की बात की गई। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, वेम्बनाड झील है, वूलर झील है, या फिर लोकटक झील है? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो वूलर झील है इसे सबसे बड़े ताजे पानी की झील मानी जाती है। अच्छा, ये स्थित बेटा कहाँ पे है? अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ना, तो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में इसे स्थित किया गया है। अच्छा, वहीं पे ये तो ताजे पानी की झील हो गई, वूलर झील। और वहीं पे अगर पूछ ले आपसे बेटा खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील में आपको चिल्का को याद रखना, चिल्का झील। क्लियर? तो चिल्का झील को इसलिए भी याद रखिएगा, और यहाँ पे आपका जो मीठे पानी की भी झील याद हो गई। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, जयदेव हैं, विद्यापति हैं? तो यहाँ पे जो गीत गोविंद है बेटा, इसके रचयिता आपके जयदेव साहब हैं। ठीक, ये एक प्रसिद्ध जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। पहली ये चीज याद रखिएगा, गीत गोविंद संस्कृत में है, इसके रचयिता जयदेव हो गए। और ये किसके बारे में है? अगर ये बोला जाए किसके बारे में है, तो ये राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में, राधा कृष्ण। ठीक, कि क्या है? रासलीला के तौर पे है, रासलीला, उसी के बारे में ये पूरी चीज इसमें वर्णित मिलती है। और इसमें क्या है? भारतीय जो नृत्य परंपरा है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया। किसको? नृत्य परंपरा को। तो ये 3 चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी। पहली, कौन लेखक हैं? जयदेव साहब हैं। दूसरा, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तीसरा, किस पर आधारित है? राधा कृष्ण की रासलीला एवं भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा से जुड़ा हुआ ये प्रश्न। चलते अगले प्रश्न पर। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को, वर्गीज कुरियन को, सी सुब्रमण्यम को, नॉर्मन बोरलॉग को? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, ये कहाँ पे पूछा है? ये बेटा भारत में पूछ रहा है, विश्व में नहीं पूछ रहा है। ठीक, विश्व में होता तो इसका उत्तर अलग होता, लेकिन भारत में पूछा है। तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी यहाँ पे क्या है? हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। इनके ही प्रयास से क्या होता है? भारत में खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में भारत आत्मनिर्भर बनता है। और इसमें क्या है? जो हाई यील्ड सीड होती हैं उनका प्रयोग किया गया, पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छा किया गया। इसके बाद ही यहाँ पे आपको इनका जो है स्टार्ट हो पाता है, मतलब अच्छे से चीजें हो पाती हैं। क्लियर? और वहीं पे अगर बोला जाए कि विश्व स्तर पे कौन है जन्मदाता, तो वहां पे आपको नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखना है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से, तमिलनाडु से, केरल से, या फिर आंध्र प्रदेश से? तो बेटा देखिए, जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये कैसा नृत्य है? ये पहली चीज तो ये शास्त्रीय नृत्य है। और ये कहाँ पे है? तो ये बेटा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में है।
अच्छा, यहाँ पे इसका नामकरण कुचिपुड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि जो कुचिपुड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश का एक गांव था और गांव का क्या नाम था? कुचिपुड़ी। वहीं का ये नृत्य लोकल नृत्य है और वहीं के नृत्य से पूरे जो प्रदेश है प्रदेश में जाना जाता है सबसे ज्यादा। और ये किस पर आधारित है? तो ये मुख्यतः उनके जो भाव भंगिमा होती है उनके ऊपर आधारित तो होता है कि आखिर भाव से चीजों को प्रदर्शित करना। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक, एक इस मामले में एक नोट बना लीजिए, हमेशा कोई भी ऐसी कंडीशन फिलहाल भारतीय संविधान में नहीं दी गई है कि लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा द्वारा नामित किया गया व्यक्ति के अलावा कोई व्यक्ति क्या करे? इसकी अध्यक्षता करे। तो हमेशा संयुक्त बैठक जो आर्टिकल संख्या 108 के तहत लाई जाती है उसमें हमेशा कौन करेगा? आपका जो है लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है, हीराकुंड है, टिहरी है, सरदार सरोवर है। तो यहाँ पे टिहरी बांध को याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा बांध है और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बेटा आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में ये बांध स्थित है और किस नदी पे स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पे स्थित है। भागीरथी नदी पर स्थित है और इसे सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध माना जाता है और आयोग ने भी इसे सही किया हुआ। चलते अगले प्रश्न पर। इंडियन कॉफी हाउस आंदोलन किससे जुड़ा है? औद्योगिकरण से, सहकारी आंदोलन से, हरित क्रांति से या फिर स्वदेशी आंदोलन से? तो बेटा जो इंडियन कॉफी हाउस आंदोलन है यह सहकारी से आंदोलन से जुड़ा हुआ, क्योंकि सभी लोग मिलकर इस आंदोलन को जो शुरुआत किया था। और मुख्यतः कौन शामिल थे? तो मुख्यतः इसमें श्रमिक वर्ग शामिल था, श्रमिक संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चलते अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, थार का है या फिर कालाहारी का है? पूछ कहाँ रहा है? भारत में। विश्व में पूछता तो सहारा राजस्थान, सहारा रेगिस्तान हो जाता, लेकिन भारत में पूछा तो ये थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो मुख्यतः कहाँ पे फैला हुआ है? ये आपके राजस्थान एरिया में फैला हुआ है। इस चीज को यहाँ पे याद रखिए। इसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ते अगले प्रश्न पर। अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? 12 हैं, 16 हैं, 24 हैं या फिर 32 हैं? तो इसमें बेटा 24 तीलियां होती हैं, जो 24 घंटे का प्रतीक यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर? और ये जो आपका यहाँ पे बात करते हैं तो ये धर्म, गति और प्रगति, इन तीनों के प्रतीक के तौर पे यहाँ पे चलाया जाता है और इसीलिए इसको दिखाया भी गया कि भैया हर एक समय को 24 घंटे में हम प्रगति करते रहते हैं। इसमें ऐसी कोई रिजिड बात नहीं कि हम प्रगति करना बंद कर दें। चलते अगले प्रश्न पर। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? पहली होना चाहिए, पहला लिख गया है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो इंदिरा गांधी है, सरोजिनी नायडू है, प्रतिभा पाटिल है या फिर सुचेता कृपलानी है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। सरोजिनी नायडू जी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और ये कहाँ की बनी थी? ये यूपी की बनी थी। तो यहाँ पे दो प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। एक तो यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। दूसरा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तब भी सरोजिनी नायडू ही होंगी। क्लियर? इस चीज को जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 28 फरवरी को या 5 सितंबर को? बेटा तो यहाँ पे याद रखिएगा 28 फरवरी के दिन जो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता था? इसी दिन जो है कौन से आपके सीवी रमन साहब, सीवी रमन जी ने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी और उनके जो विज्ञान अनुसंधान में कहीं ना कहीं उनका योगदान है, उसी चीज को याद रखते हुए हम जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं। तो बेटा आज के सेशन के ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं इन 15 प्रश्नों में अपना स्कोर कार्ड बताइएगा। साथ में जो आज प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा
राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर उत्तर प्रदेश है? तो इसका उत्तर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो हमने कल पूछा था उसका उत्तर। पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ हो जाता है? मुख में हो जाता है, आमाशय में हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है या फिर बड़ी आंत में हो जाता है? तो हमने कल प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये आमाशय हो जाएगा। आमाशय से स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन का पाचन। अगर कहा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बेटा मुख से हो जाता है। यहाँ पे दोनों चीजें अलग है। यहाँ पे हमने पूछा है आपका किसका? प्रोटीन का। भोजन का पूछा जाएगा तो भोजन का आपका मुख से, जब लार उसमें मिलना शुरू हो जाती है तभी से भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पे प्रोटीन का पाचन आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। पेप्सिम एंजाइम द्वारा प्रारंभ होता है। इसके बाद छोटी आंत में यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। क्लियर? तो इस चीज को जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो आज का हमारा ये सेशन पूरा कंप्लीट होता है। हमारी जो कल आपकी क्लास रहेगी ये भी आपकी स्टैटिक जीके की रहेगी, जिसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।